वीडियो में देखिए आप अपभ्रंश। इसके पहले आप प्राकृत समझे, प्राकृत अपभ्रंश। अब इसमें अपभ्रंश भाषाएं अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अपभ्रंश सबसे पहले आदिकाल में इसका प्रयोग हुआ था, फिर शायद ये धीरे धीरे लुप्त हो गया, लेकिन इसके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछता है कि किस अपभ्रंश से लिया गया है, आपकी कौन सी भाषा, मतलब कि पूर्व मादी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी, अक्सर ऐसा पूछता है ना। जैसा कि अभी प्राकृत में आप पढ़े हैं, ये सीधा सा अपभ्रंश में सबसे ज़्यादा जाना था। अब आज हम पढ़ाएंगे आपको अपभ्रंश भाषाएं, अपभ्रंश का क्षेत्र विस्तार और अपभ्रंश के विविध रूप और अपभ्रंश की विशेषताएं। अब इस वीडियो में देखिए आप है अपभ्रंश का जो भाषाएं जो हैं, मध्य भारतीय आर्य भाषाओं का तीसरा जो चरण है अपभ्रंश भाषाओं का है। जो मध्यवर्ती जो भाषाएं थी उसका जो तीसरा चरण है वो अपभ्रंश भाषाओं का है। अब इस अपभ्रंश भाषाओं में है कि प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। अब प्राकृत भाषाएं ईसा की 5वीं शती तक आते आते जब साहित्यिक प्रयोग द्वारा परिनिष्ठित हो गई और वैयाकरण ने उन्हें व्याकरण के नियमों में बांध दिया, तब जनजीवन ने इसका पल्ला छूट गया, जनजीवन से इसका पल्ला छूट गया। स्वभावतः ईसा की 6ठी शताब्दी तक पृथक जनभाषा का विकास हुआ और जिसे प्रारंभ में देसी भाषा की संज्ञा प्रदान की गई। बाद में वैयाकरणों ने इसी भाषा को अपभ्रंश नाम से अभिहित किया। वैयाकरण मतलब व्याकरण लिखने वाले ने इसी भाषा को अपभ्रंश माना। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ईसा पूर्व 2री शताब्दी में महर्षि पतंजलि ने किया है, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया है। महर्षि पतंजलि ने ईसा पूर्व सर्वप्रथम प्रयोग महर्षि पतंजलि ने किया है, जिन्होंने उन्होंने इस शब्द का व्यवहार अपशब्द अर्थात अपाणनीय अर्थ शब्दों के लिए किया है। मतलब अपशब्द, जिसे भरत, दंडी, भर्तृहरि आदि ने भी असाधु शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी है। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का प्रयोग सर्वप्रथम भामा ने किया और 6ठी शताब्दी के प्राकृत वैयाकरणचंद ने भी भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग किया है। इसी शताब्दी में बल्लभी के राजा धरसेन द्वितीय ने यह ताम्रपत्र में अपने पिता घुसेन को संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश की प्रबंध रचना में निपुण कहा है। इस प्रकार 6ठी शताब्दी तक अपभ्रंश भाषा के रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गई। फिर भी इस समय तक वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं थी। 8वीं शताब्दी जैसा कि 8वीं शताब्दी तक इसमें साहित्य रचना होने लगी थी और इसके अनंतर इसका रूप निखरता गया और यह परिनिष्ठित भाषा बन गई। रुद्रट ने भी इसकी गणना 6 भाषा भेदों में की है। राजशेखर ने इसे संस्कृत, प्राकृत आदि के साथ रखकर श्रेष्ठ भाषा का सम्मान दिया। हेमचंद के समय तक यह पूर्ण विकसित एवं साहित्यिक भाषा का रूप ग्रहण कर चुकी थी। यही मध्य भारतीय आर्य भाषाओं के विकास का अंतिम चरण था। इसके पश्चात आधुनिक आर्य भाषाओं का उदय हुआ। अपभ्रंश को एक तरह से कहा गया है कि ये बिगड़ी हुई भाषा है या फिर भ्रष्ट भाषा है या प्राप्त भाषा है, ऐसा कहा गया है। जैसा कि देखते हैं कि इसमें जो है अपभ्रंश का जो क्षेत्र विस्तार है वो दंडी की 6ठी शताब्दी के अनुसार आभिरादि की भाषा अपभ्रंश कहलाती है। दंडी से पूर्व भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अभिरोक्ति का उल्लेख किया था, तो इसे उकार बहला कहा है। भरत मुनि द्वारा कथित अभिरोक्ति और दंडी भी आभिरादि वस्तुतः एक ही भाषा है, लेकिन भरत के अनुसार इसका प्रयोग हिमवत, सिंध, सौवीर और इसके आश्रित प्रदेशों में होता है। अतः अपभ्रंश का उद्भव भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में प्रमाणित होता है। जो भी हो, 8वीं सदी तक इसका प्रचार प्रसार संपूर्ण देश में हो गया, जैसा भी कहा गया है। लेकिन जो 8वीं सदी थी, 8वीं सदी में इसका प्रचार प्रसार तेजी से हो गया। इसका प्रचार 8वीं सदी में प्रचार प्रसार होने लगा और उस समय जो है कि
राजशेखर जो 10वीं सदी ने काव्यमीमांसा में कहा है कि मरुभूमि, टक और माया देश में अपभ्रंश का प्रयोग होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि 10वीं शताब्दी तक अपभ्रंश पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक फैल चुकी थी और 13वीं शताब्दी तक यह संपूर्ण भारत की भाषा बन गई। 13वीं शताब्दी तक यह संपूर्ण भारत में प्रयोग करने लगी, मतलब प्रयोग होने लगी। और अपभ्रंश के विविध रूप जो हैं विष्णु धर्मोत्तर ने देश भेद से इसके अनंत रूप बताए हैं। जैसे विविध रूप, आपने अपभ्रंश भाषा समझ लिया, अपभ्रंश का क्षेत्र विस्तार हो गया। अब है अपभ्रंश के विविध रूप। विविध रूप में क्या था कि विष्णु धर्मोत्तर ने देश भेद में इसके अनंतर रूप बताए हैं। मार्कंडेय कृत प्राकृत सर्वस्व जो इनकी रचना है मार्कंडेय जी की, उसमें इन्होंने धर्म के बारे में बताया कि इसमें इन्होंने 27 भेदों का उल्लेख किया है। और किंतु मार्कंडेय ने पुनः इसके तीन भेद का वर्णन किया, नागर, उपनागर और ब्राह्मण। नमी साधु ने भी अपभ्रंश के 3 भेद बताए, उपनाम, आमिर और ग्राम। उपयुक्त विभाजन से जो अपभ्रंश है, उपयुक्त विभाजन से अपभ्रंश के विविध रूपों का ठीक परिचय नहीं मिलता, लेकिन अस्तु आधुनिक विद्वान क्षेत्रीय आधार पर इसका विभाजन करने के पक्षधर थे। डॉक्टर याकोबी ने इसके 4 भेद किए हैं, उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी तथा दक्षिणी। डॉक्टर याकोबी ने मत का खंडन कर अपभ्रंश के केवल 3 रूप बताए हैं, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी। लेकिन डॉक्टर नामवर सिंह टगार ने भी मत का निरासन करते हुए अपभ्रंश के केवल 2 भेद बताए हैं, पश्चिमी और पूर्वी। लेकिन उदय नारायण तिवारी संपूर्ण अपभ्रंश साहित्य में एक ही भाषा रूप का दर्शन करते हैं। सब ने देखिए अपना अलग अलग तरीके से अपभ्रंश के रूप को बताया कि इसके विविध रूप कैसे हैं। कोई 2 बताया कि इसका 2 रूप है, कोई 3 बताया, कोई 1 ही बताया। अब है इसके बाद अपभ्रंश की विशेषताएं। अपभ्रंश की विशेषताएं, अपभ्रंश की विशेषताओं में है कि जो याकोबी के अनुसार अपभ्रंश का व्याकरणिक ढांचा देश भाषाओं से ग्रहित है। प्राकृत की सभी ध्वनियाँ अपभ्रंश में विद्यमान नहीं। अपभ्रंश की मुख्य विशेषता उसका उकार बहुला होना है। वस्तुतः ध्वनि दुर्बलता के कारण प्राकृत का आकारांत अपभ्रंश में उकारांत हो गया, जैसे कारण, उपयासु आदि। अनत्य हर्स्वर का ह्रस्वीकरण तथा कभी कभी लोप भी अपभ्रंश की महत्वपूर्ण विशेषता है, जैसे प्रिय, संध्या, पिय, संज। उपात्य स्वर की रक्षा प्रायः की गई, जैसे गोरोचन, गोरोवण, अंधकार, कंधार। लिंग भेद प्रायः समाप्त हो गया और कारक चिन्हों की कमी हो गई, जैसे व्यंजन विपर्यय और व्यंजन द्वित्व के उदाहरण भी अपभ्रंश में बहुत मिलते हैं, जैसे दीर्घ, दीहर, कांच, एको आदि। अपभ्रंश की जो विभिन्न भाषाओं का उद्भव, जैसे इसके बाद हुआ विभिन्न भाषाओं का उद्भव। इसको थोड़ा सा ग्राफ बनाना है, लिखते हैं। अब इसके बाद जो है आप अपभ्रंश के विभिन्न भाषाओं का उद्भव, मतलब विभिन्न भाषाओं का उद्भव हुआ। अभी अपभ्रंश का विकास आप पढ़े कि किस प्रकार मतलब अपभ्रंश की भाषाएं, अपभ्रंश का क्षेत्र विस्तार, हाँ, और अब अपभ्रंश के विविध रूप, अपभ्रंश की विशेषताएं। अब है कि अपभ्रंश के विभिन्न भाषाओं का उद्भव। विभिन्न भाषाओं, जैसे ये विभिन्न भाषाएं हैं, इनका उद्भव कैसे हुआ। ये जो अपभ्रंश है, ये अपभ्रंश है, जैसे इनको क्या कहते हैं, ये भाषा अपभ्रंश भाषा कही जाएगी। अपभ्रंश में जो नाम है, और ये जो अब इसका नाम, ये जो अपभ्रंश में जो भाषाएं थी, अब इसका मतलब आधुनिक भाषा में इसका क्या नाम दिया गया है, ये सब मतलब बताया जाएगा। कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है ना कि ये किस अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आता है, अर्धमागधी। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सा आता है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी, जैसे कन्नौजी या मतलब जितने भी खड़ी बोली पश्चिम के जितने भी पश्चिमी हिंदी है, वो क्या आती है, शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। बहुत ज़्यादा पूछता है, यहाँ तक कि अब जितनी तैयारी करने वाले हैं, जितने भी सिलेबस में, मतलब वो ये अपभ्रंश बहुत ज़्यादा पूछता है। सबसे मतलब मुख्य से सबसे ज़्यादा क्या पूछता है, एक अर्धमागधी पूछता है, मागधी अपभ्रंश पूछता है और शौरसेनी पूछता है। ये तीनों सबसे ज़्यादा पूछता है। आप एग्ज़ाम टाइम में आप देखिएगा, कई कंपटीशन एग्ज़ाम में ये तीनों का अधिकतर पूछा गया है, शौरसेनी का और मागधी का और अर्धमागधी का।
अब देखिए इसमें थोड़ा सा ब्राह्मण और महाराष्ट्रीय टक कह का थोड़ा बहुत कम पूछता है, लेकिन ये तीनों मुख्य रूप से एग्ज़ाम में जितना भी कंपटीशन एग्ज़ाम है अक्सर पूछता है। अब देखिए सौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी आती है। सौरसेनी पश्चिमी हिंदी में क्या आती है, जो पश्चिम एरिया में, पश्चिम मतलब जितना भी आप पश्चिम में जाते हैं वहाँ के जो क्षेत्र हैं वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। कन्नौजिया जो कन्नौजी भाषा जो है, ब्रजभाषा जो है, ये सब किस में आती है, पश्चिमी हिंदी में आती है। पश्चिम में देखिए राजस्थानी आती है, पहाड़ी आती है, गुजराती, ये सब किसके अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी। पश्चिम की तरफ कहते हैं ना, ये लोग पश्चिमी लोग हैं, ये हमारा पश्चिमी क्षेत्र है। यहाँ के जितने भी क्षेत्र में जो कौन सा अपभ्रंश माना जाता है, सौरसेनी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी में सौरसेनी अपभ्रंश। अब है कैके मतलब लहंगा, लहंदा भाषा है जो आधुनिक भाषा है या उपभाषा है, अब उसका नाम लहंदा है। टक जो है, टक जो आज पंजाबी भाषा को कहते हैं, वो अपभ्रंश में क्या कहते हैं, टक के अंतर्गत आती है। और फिर सिंधी जो भाषा है वो ब्राह्मण अपभ्रंश कहलाती है। मराठी जो है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। और फिर मागधी जो मगध क्षेत्र में रहने वाले, तो वो मगध में है बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, मतलब जितने भी इधर के हैं, आप कलकत्ता के तरफ बिहार से लेके जाइए, बंगाल, कलकत्ता, उड़ीसा, असम तक जाइएगा, वो किस के अंतर्गत आएंगे, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं। अब आता है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश में है जो पूर्वी हिंदी में क्या आता है आपका, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, ये सब अभी पूर्वी हिंदी बताए थे ना कि पूर्वी हिंदी में ये सब बोलियाँ आती हैं। तो पूर्वी हिंदी कभी इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा है कि पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। कभी कभी ये पूछता है कि अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, कौन सी भाषा या उपभाषा आती है, तो वो कौन सी आती है, पूर्वी हिंदी आती है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी सौरसेनी और पूर्वी हिंदी मागधी जो मगध क्षेत्र में रहने वाले। और ये मतलब सबसे ज़्यादा ये तीन आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में भी पूछता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम में, नोटिस कर लीजिएगा आप लोग इसको। अब देखिए कि इसमें अब थोड़ा सा इनका परिचय थोड़ा सा बता देते हैं। इस प्रकार जो 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के सौरसेनी, मागधी तथा अर्धमागधी रूपों से हुआ, जिनका विकासात्मक संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। अब इनका थोड़ा सा परिचय भी दे दिया जाए कि ये कहाँ किस जगह पे बोली जाती है, विस्तार पूर्वक इसका थोड़ा सा वर्णन की सिंधी कहाँ है, पंजाबी कहाँ पे बोली जाती है। तो इसमें है कि जो सिंधी है यह भाषा आज पाकिस्तान के सिंध प्रदेश की भाषा है, पाकिस्तान में बोली जाती है, ध्यान दीजिएगा। इस दृष्टि से इसे आधुनिक पाकिस्तानी आर्य भाषा के अंतर्गत गिनाया जा सकता है। देश विभाजन के पश्चात बहुत से सिंधी सिंध प्रदेश से भारत के विभिन्न नगरों में आकर बस गए अतः अब इस भाषा का प्रयोग भारत के विभिन्न भागों में होने लगा है। सिंधी का उद्भव ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ। इसकी 5 प्रमुख बोलियां हैं, बिचौली, सरेकी, थारी, लारी, थरेली, कच्छी। सिंधी की लिपि का नाम अंडा है और जिसका विकास फारसी और नागरी लिपि का व्यवहार भी होता है। इसमें साहित्य रचना की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम रही है। इन दिनों सिंधु प्रदेशवासी अपनी संस्कृति और भाषा के उत्थान के लिए क्या है, संघर्षरत हैं। और लहंदा जो है इस भाषा का प्रयोग पश्चिमी पंजाब में होता है। पंजाब जानते हैं ना, पंजाबी, जहाँ पंजाबी लोग रहते हैं, सरदार लोग रहते हैं, जो अब पाकिस्तान में पड़ गया है। इसको भी आधुनिक पाकिस्तानी आर्य भाषा कहना चाहिए। लहंदा शब्द का अर्थ होता है सूर्यास्त की दिशा। सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होने के कारण इसे पश्चिमी भाषा भी कहते हैं। इसे पश्चिमी पंजाबी, जटकी, मुल्तानी, हिंदकी, चिमाली आदि नाम से भी जाना जाता है। इसका विकास कैके अपभ्रंश से हुआ और यह पहसाची भाषाओं में भी प्रभावित है। इसकी भी लिपि है और इसमें साहित्य रचना की प्रवृत्ति क्या है, बहुत कम है। साहित्य रचना इसमें लहंदा जो भाषा है उसमें साहित्य रचना बहुत कम की गई है। अब आपका पंजाबी में भी, आप सिंधी में भी आ जाइए, यहाँ भी साहित्यिक रचना कम देखने को मिलती है। लहंदा, पंजाबी और सिंधी। ब्राह्मण जिसको ब्राह्मण अपभ्रंश जो सिंधी से दिया गया है। टक जो है वो पंजाबी से है। अब देखिए यहाँ जो है
ये शौरसेनी अपभ्रंश में जो है कि पश्चिमी हिंदी, अगर शौरसेनी पश्चिमी हिंदी में जो आता है राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी आती है, इसके अंतर्गत भी क्या होता है कि इसमें साहित्यिक रचना अक्सर दिखाई जाती है। रोकी अब देखिए, अब इसमें अपभ्रंश का हो गया कि टक हो गया, ब्राचड़ हो गया, इसमें जो होता है गुजराती पंजाबी है भाषा हिंदी भाषा भूभाग के पश्चिमोत्तर में है। ये जो पंजाबी भाषा है अक्सर पश्चिम में माना गया है ना, पश्चिमोत्तर में है, और ये लहंदा से अत्यधिक मिली जुली होने के कारण इसको पृथक करना भी क्या है, कठिन है। लहंदा के पाकिस्तानी भूभाग में चले जाने के कारण अब इन दोनों भाषाओं में अंतर आ गया है। पंजाबी का यह शुद्ध रूप अमृतसर के आसपास बोला जाता है। अमृतसर जानते हैं ना, पंजाब में है अमृतसर, और यहाँ पे कहते हैं कि इस भाषा में पश्चिम डोगरी और मालवई, पोआधी, माझी आदि इसकी प्रमुख बोलियां हैं। माझी आधुनिक पंजाबी साहित्य की भाषा है और डोगरी में भी साहित्य रचना की प्रवृत्ति है। इसकी लिपि भी है। इसके बाद भी गुरुमुखी का विकास हुआ। डोगरी में करी लिपि का प्रयोग होता है। जैसे गुजराती है, गुजरात में है, इसका भाषा का व्यवहार गुजरात, बड़ौदा और इसके निकटवर्ती भूभाग में होता है। इसकी उत्पत्ति जो है, जो ये गुजरात का जो है, इसमें ये भी गुजरात भी माना गया कि यहाँ पे जो है कि राजस्थानी से इसकी उत्पत्ति पश्चिमी राजस्थानी से बताई जाती है, पर इस पर मध्यदेशी शौरसेनी अपभ्रंश का पर्याप्त प्रभाव है। डॉक्टर तेस्तारी के अनुसार ईसा की 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह पश्चिम राजस्थानी से पृथक एक स्वतंत्र भाषा हो गई है, और पहले यह नागरी लिपि में लिखी जाती थी, किंतु अब इसकी अपनी लिपि हो गई है, जिसे गुजराती लिपि भी कहते हैं। गुजराती लिपि एक अलग लिपि हो गई, अलग से लिपि है, ठीक है। अब है कि राजस्थानी गुजराती भाषा पश्चिम भारत के वाणिज्य की भाषा बन गई है। नरसिंह मेहता ने गुजराती के श्रेष्ठ कवि हो चुके हैं और गुजराती का कृष्ण काव्य भी समुन्नत है। आधुनिक गुजराती साहित्य परिमाण और गुणवत्ता दोनों में क्या है, श्रेष्ठ है गुजरात में, क्योंकि नरसिंह सुने होंगे ना गुजरात का, जो राजस्थानी गुजरात में है। राजस्थानी है तो भाषा संपूर्ण राजस्थान में बोली जाती है। इसका प्राचीन रूप शौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित है। अब मारपुरी, जयपुरी, हड़ौती, मेवाती और मालवी इसकी प्रमुख बोलियां हैं, और सौराष्ट्री, भीली, खानदेशी और गुजरी की गणना भी इसी के अंतर्गत की जाती है। इसकी भी अपनी लिपि महाजनी है। इसका विकास देवनागरी लिपि से हुआ है, लेकिन राजस्थानी के प्राचीन काव्य को डिंगल काव्य कहा जाता है। राजस्थानी क्षेत्र में साहित्य रचना का माध्यम अतः मुख्यतः हिंदी भाषा है। जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा ना, अवट्ट में अपभ्रंश में, कि राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है, उसमें डिंगल का प्रयोग किया गया है। अब है कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और उड़िया। पश्चिमी हिंदी में है कि इसको नागरी हिंदी भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है। पश्चिमी हिंदी जो है इसको नागरी हिंदी भी कहा जाता है। पश्चिमी हिंदी को नागरी हिंदी भी कहा जाता है। पश्चिमी हिंदी को नागरी हिंदी भी कहा जाता है। अब है कि नागरी हिंदी में बांगरू खड़ी बोली मध्य प्रदेश की भाषा है। ये बांगरू खड़ी बोली, ब्रिजी, कन्नौजी और बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोलियों के नाम हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप है और उर्दू का संबंध भी खड़ी बोली से है। ब्रजी मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में संपूर्ण देश में प्रचलित है। वस्तुतः प्राचीन काल से ही इस भूभाग की भाषाओं का अपना ही एक अलग महत्व रहा है। अब कहा गया है कि जो पश्चिमी हिंदी में चाथो ब्रजी मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में संपूर्ण देश में प्रचलित थी। उर्दू का भी संबंध खड़ी बोली से है। वस्तुतः प्राचीन काल से इस भूभाग की भाषाओं का महत्व रहा है और वैदिक साहित्य की रचना इसी क्षेत्र में हुई है। पाली प्राकृत अपभ्रंश साहित्य का भी मुख्य क्षेत्र क्या है, पश्चिमी हिंदी है। पाली प्राकृत और जो भी भाषाएँ थी, ब्रजभाषा थी, सबका ये मुख्य क्षेत्र क्या है, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी क्षेत्र ही है। अब यहाँ है कि पूर्वी हिंदी कहाँ बोली जाती है, तो इसका नाम कोसली भी है। इसका व्यवहार पश्चिमी हिंदी और
पश्चिमी हिंदी और व्यवहार ही पश्चिमी हिंदी और बिहारी के मध्यवर्ती भूभाग में होता है, इसलिए यह एक ओर पश्चिमी हिंदी के समीप है और दूसरी ओर बिहारी के। इसी क्षेत्र में पूर्वी हिंदी के पूर्व रूप अर्धमागधी प्राकृत और अर्धमागधी अपभ्रंश का व्यवहार होता है, जिन्हें हम जैन प्राकृत और जैन अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप देखें कि अवधी, बघेली और जो छत्तीसगढ़ी है पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं और साहित्यिक दृष्टि से अवधी अत्यंत समृद्ध है और इसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। जो अवधी लिपि है ये हमारी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी क्या आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी ये सब क्या है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी में। और यहाँ भी साहित्यिक रचनाएं की गई है कि इसमें भी साहित्यिक दृष्टि से अवधी अत्यंत समृद्ध है और इसकी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। लिपि तो हम लोग की क्या है? हम लोग की लिपि भी तो देवनागरी लिपि है, जैसे खरोष्टी लिपि है, सबकी अपनी ब्राह्मी लिपि है, ये देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि है, इसकी भी जो लिपि है देवनागरी लिपि है। और उड़िया बिहारी जो है, बिहारी भाषा क्षेत्र पूर्वी हिंदी और बंगाली के मध्य स्थित है और इसका प्रयोग बिहार के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में भी होता है। इसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी प्रमुख बोलियों के नाम है भोजपुरी, मैथिली और मगही। बिहारी में जो है भोजपुरी, मैथिली और मगही। भोजपुरी, मैथिली और मगही। देखिए इसमें बिहारी में भी है कि मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये बिहार में ही आता है कि कबीर की रचनाओं में भोजपुरी भाषा के दर्शन होते हैं। मैथिली के कवि विद्यापति की यश कीर्ति कौन नहीं जानता। मैथिली की अपनी लिपि भी है। भोजपुरी और मगही की लिपि को कैथी कहते हैं। आजकल संपूर्ण बिहार में साहित्यिक हिंदी को देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है, इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से बिहारी को हिंदी की विभाषाओं में गिना जाता है। और उड़िया जो ओडिशा, यह ओडिशा प्रदेश की भाषा है। उसे उत्किली या ओड्री भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई। इस भाषा का प्रादुर्भाव काल 13वीं शताब्दी है। प्रारंभ में इसे बंगला भाषा अंतर्गत तक बोली माना जाता है। इसके जो व्याकरणिक रूप पर बंगला, मराठी और तेलुगु भाषाओं का बड़ा प्रभाव है। इसकी लिपि का नाम भी उड़िया है। इसमें मध्यकाल में कृष्ण और राम साहित्य का सृजन हुआ था। जैसे उड़िया भाषा में थोड़ा सा राम और कृष्ण का वर्णन किया गया है। और बंगला जो है यह गंगा के मुहाने और उसके पश्चिमोत्तरी भूभाग में बोली जाने वाली भाषा है और इसकी पूर्वी बंगला और पश्चिमी बंगला नामक दो भी भाषाएँ हैं। और पश्चिमी बंगला भाषा की परिष्कृत होकर साहित्यिक बंगला बन जाती है और जो पूर्वी बंगला भाषा है वो बांग्लादेश की राष्ट्रीय भाषा हो गई है। इसका साहित्य जो है अत्यंत समृद्ध है। इसमें माइकेल मधुसूदन दत्त, बंकिम बाबू और D.L. राय, शरद चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति साहित्यकार हो गए हैं। बंगला में रचना करने वाले जैसे देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी, उनका रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के साहित्यकार हैं। इनकी अपनी लिपि भी है जो देवनागरी लिपि का एक विकसित रूप है। अब आ जाइए आप असमिया। असम में जो बोली जाती है, असमिया किस में है? ये है आपका मागधी अपभ्रंश में, ठीक है। असमिया का थोड़ा सा है, असम प्रांत की भाषा होने के कारण इसे असमिया या आसामी नाम से जाना जाता है। उड़िया के समान इसका भी बंगला भाषा से घनिष्ठ संबंध है और इसके व्याकरण पर बंगला का व्यापक प्रभाव है।
इस पर तिब्बती, बर्मी और नागा भाषाओं की कुछ छाया दिखाई पड़ती है और इसकी लिपि बंगला से बहुत कुछ मिलती जुलती है। जैसे शंकरदेव के पद जो हैं असमिया के अमूल्य रत्न हैं। शंकरदेव का नाम सुने हैं ना, जो इन्होंने जो पद लिखा है वो असमिया में है, असमिया भाषा में है, जिसको असमिया का अमूल्य रत्न कहा गया है। प्राचीन असमिया में इतिहास ग्रंथों की भी रचना हुई है, जिसका अन्य भाषाओं में प्रायः अभाव है। आधुनिक काल में असमिया भाषा साहित्य सृजन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। जैसा कि मराठी अब आगे आपके मराठी किस में आएगा? महाराष्ट्री में। अब महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में आता है आपका मराठी। अब मराठी के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए कि मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ। इसका प्रयोग बम्बई, बरार और नागपुर आदि में होता है। देसी, कोंकणी, हल्बी आदि इसकी प्रमुख विभाषाएं हैं और साहित्य रचना की दृष्टि से नागपुर की देसी मराठी का नाम जो है सर्वप्रमुख है। मराठी की लिपि को मोड़ी कहते हैं, जो कतिपय वर्ण रूपों को छोड़ देवनागरी से अभिन्न है और साहित्यिक दृष्टि से मराठी जो भाषा अत्यंत समृद्ध मानी गई है। साहित्यिक दृष्टि से मराठी भाषा में बहुत सारी रचनाएं हैं, इसीलिए तो समृद्ध माना गया है। और अब इसके बाद है पहाड़ी भाषाएं। आप देखिए, अब तक 13वां भाषा के बारे में बता रहे हैं, अब यह है पहाड़ी भाषा। पहाड़ी भाषा है तो इसमें भी आपका आता है महाराष्ट्री में भी कि पहाड़ी भाषाओं का प्रयोग हिमालय के दक्षिणी पार्श्ववर्ती प्रदेश में हुआ है। जो पहाड़ी भाषाएं, आप पहाड़ी क्षेत्रों में आ जाइए, आप इधर कुमाऊनी, गढ़वाली जो भाषाएं हैं वो कहाँ आती हैं? पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। जैसा कि उत्तराखंड में देखिए, या पहाड़ी क्षेत्र जो भी है वहाँ पे पहाड़ी भाषाओं का वर्णन है। और यहाँ 3 प्रमुख समुदाय, पूर्वी पहाड़ी और केंद्रवर्ती पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। पूर्व में नेपाली, पर्वतिया, गोरखखाली, खसकुआ आदि नाम से जाना जाता है। इसका टकसाली रूप काठमांडू की घाटी में भी बोला जाता है। जैसा कि केंद्रवर्ती पहाड़ी के 2 भेद हैं, एक कुमाऊनी और एक गढ़वाली। कुमाऊनी अल्मोड़ा, नैनीताल में बोली जाती है। कुमाऊनी अक्सर आप देखिए साहित्य में आपके आ गए सुमित्रा नंदन पंत, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। कुमाऊनी क्षेत्र में के भी, और वहाँ की भाषा ही उत्तराखंड की कुमाऊनी और गढ़वाली है। वहाँ के बारे में बताया गया कि ये जो गढ़वाली है, गढ़वाल और मसूरी के आसपास पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत जौनसारी, कोथली, कुल्लुई, चंबाली, सिरकौड़ी, मंडाली आदि कई बोलियाँ हैं। इन भाषाओं में चंबाली को छोड़कर सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। चंबाली की लिपि टक्कारी है और पहाड़ी भाषाओं में जो साहित्यिक सर्जना की प्रवृत्ति का समुचित विकास नहीं हो सका है, फिर भी डॉक्टर चटर्जी ने समस्त पहाड़ी भाषाओं को राजस्थानी के अंतर्गत समाविष्ट कर दिया है। अब देखिए, यहाँ पे आपका आज के वीडियो में अपभ्रंश कंप्लीट हो गया कि अपभ्रंश और अपभ्रंश कौन से अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है, उपभाषा आती है, इसका वर्णन किया गया। जैसे सौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी में जो पश्चिम क्षेत्र में जितनी भी भाषाएं या बोलियां जो बोली जाती हैं या भाषाएं होती हैं, वो किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं? तो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, जिसमें राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। पहाड़ी भाषाएं जैसे कुमाऊनी, गढ़वाली अभी आप बात किए, वो भी किस में आएंगे? सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आएंगी। कैके, लहंदा, टक जो है, टक जो अपभ्रंश है उसमें पंजाबी भाषा, जो पंजाबी आज भाषा है, वो टक अपभ्रंश से लिया गया। और सिंधी जो भाषा है वो ब्रांचड़ अपभ्रंश से, मराठी से, मराठी जो आज मराठी बोला जाता है वो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश लिया गया, क्योंकि अपभ्रंश जो है पहला था, मतलब अब उसका ये सुधारिक रूप है ना, सुधार रूप है। अब है मागधी जो है बिहारी में, बिहार क्षेत्र में कौन कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये सब बिहार की भाषा है ना, तो इसमें जो है ये मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। और बंगाली, उड़िया, असमिया। अब उस क्षेत्र में जिधर कलकत्ता, बांग्लादेश की तरफ आप बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे ये किस अपभ्रंश से, ये वहाँ भी क्या है? मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत ही आएंगे। जैसे बिहारी में आ गया भोजपुरी, मैथिली, मगही। बंगाली, उड़िया, असमिया जो है इस मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। अब अर्ध मागधी अपभ्रंश है, ये पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी में आपका आता है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जो आप अक्सर देखिए जो हम ट्रिक लगाए
हैं, ये अक्सर कंपटीशन में पूछता है। मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी और शौरसेनी अपभ्रंश, मतलब कि इसके अंतर्गत मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी बोली या भाषा आती है, तो इसमें आएगी बिहारी। बिहार क्षेत्र की जितनी भी बोली या भाषाएं हैं वो किसके अंतर्गत आएगी, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत। और अर्धमागधी जो पूर्वी क्षेत्र में, आप पूर्वी क्षेत्र जानते हैं ना, पश्चिमी क्षेत्र तो पश्चिमी जान गए कि पश्चिमी बोली या पश्चिमी क्षेत्र की जो बोली है वो शौरसेनी अपभ्रंश में आएगी। और जो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है। पूर्वी हिंदी में आपका देखिए अवधी आ गया, इधर का एरिया आ गया, बघेली आपका इलाहाबाद क्षेत्र आ गया, बघेली समाज, और आपका छत्तीसगढ़ी इधर के तरफ आप चल जाएंगे एमपी में भी, तो यहाँ भी थोड़ा सा अर्धमागधी मतलब पूर्वी अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। अब आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है अपभ्रंश। अपभ्रंश में भी देखिए, अब अपभ्रंश में आप जान गए कि इसके पहले था अपभ्रंश की भाषाएं, उनकी विशेषताएं और कहाँ कौन से अपभ्रंश का प्रयोग होता है उसके बारे में बताया गया। अब इसमें अपभ्रंश और जो आज अपभ्रंशों का रूप जिस भाषाओं ने ले लिया उसका भी परिचय आपको बता दिया गया। अब अगली वीडियो में होगा हिंदी की बोलियाँ, हिंदी में कौन कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है।